हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे भी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस के बारे में, यानी वेक्टर्स को किन लॉ के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली तीन लॉ होते हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तीनों लॉज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको दो बातें बता देना चाहते हैं। अगर कोई दो वेक्टर इस टाइप से हैं भाई, एक का हेड और दूसरे की टेल अगर आपस में मिलती है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जब एक का हेड और दूसरे की टेल मिलती हो तो इनको बोला जाता है सेम ऑर्डर में। ठीक है भाई, ये दो वेक्टर क्या होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे। और जब टेल से टेल मिले और हेड से हेड मिले तो उसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है भाई, यहाँ पर टेल से टेल मिली, हेड से हेड मिलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन अपोजिट ऑर्डर। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम रख लेंगे पी क्यू एन, ये एंगल थीटा। ठीक है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें कोई भी एक साइड गिवन है, जैसे मान लो ये साइड गिवन है बी, ये साइड गिवन है बी, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कोई भी साइड की वैल्यू निकालनी है, जैसे पी एन की वैल्यू निकालनी है, तो जो वैल्यू निकालनी होती है उस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे और जो वैल्यू हमें पता होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर पी एन निकालना है तो पी एन को ऊपर लिखेंगे और जो पता है उसको नीचे लिखेंगे। पता क्या है, पी से क्यू, पी से क्यू क्या है, यहाँ पर बी है, तो पी एन बाई पी क्यू। जो एंगल के साथ वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बेस, और पी क्यू तिरछी लाइन, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है भी, तो यहां से पी एन बाई पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के बराबर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इस टाइप से हम पी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। ऐसे ही अगर हमें क्यू एन की वैल्यू निकालनी होती है तो क्यू एन को ऊपर लिखते और पी क्यू को नीचे लिखते, तो वहां पर दूसरा आंसर आ जाता, क्यू एन की वैल्यू आ जाती। तो ये दो बातें याद रखेंगे। जब कोई दो वेक्टर इस टाइप से रखे हो, पहले का हेड दूसरे की टेल, तो वो सेम ऑर्डर में होते हैं। अगर इस टाइप से रखे भाई, हेड से हेड मिले टेल से टेल मिले, तो क्या होते हैं, अपोजिट ऑर्डर में होते हैं। दूसरा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है और एक वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू निकालनी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसको नीचे लिखते हैं। इस टाइप से हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला टॉपिक क्या होगा भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट टॉपिक, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर कोई दो वेक्टर, जैसे मान लो दो वेक्टर हैं ए एंड बी, एक ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं इन सेम ऑर्डर। कोई दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं इन सेम ऑर्डर, देन देयर थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। तो जो थर्ड साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट क्या है, जब कोई दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट बी गिवन बाय देयर थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड साइड किसके बराबर हो जाएगी, रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगी। अब हमें अगर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर ऑफ आर, आर वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है भाई, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए भाई, मान लो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट का नाम मान लेंगे पी, इस पॉइंट का नाम मान लेंगे क्यू। अगर इस साइड को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है भाई, ये एंगल मान लेंगे क्या है, थीटा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे,
एन। ठीक है भाई, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ट्रायंगल का नाम ओ एन क्यू। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है ओ एन, और परपेंडिकुलर क्या है क्यू एन। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ये लिखेंगे भाई। अब जो ओ एन है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो ओपी और पी से एन। तो ओ एन को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एन, इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें इसमें ओपी की वैल्यू पता है लेकिन पीएन की वैल्यू भी नहीं पता और क्यूएन की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम पहले क्या निकालेंगे, पीएन की वैल्यू निकालेंगे और क्यूएन की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया भाई, ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल है पी एन क्यू, इन ट्रायंगल पी एन क्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, जिस ट्रायंगल में एक वैल्यू हमें पता हो और एक निकालनी हो, तो जिस वैल्यू को निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिसका पता होता है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें पी एन की अगर वैल्यू निकालनी हो तो भाई मान लेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, इस टाइप से। तो पी एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी एन बाय पी क्यू हमें पता है। तो पी एन क्या होगा भाई, एंगल के साथ वाली वैल्यू बेस, और तिरछी लाइन क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर होता है, कोस थीटा। तो पी एन बाय पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, पी क्यू बी के बराबर है। तो पी एन बाय बी इज इक्वल टू कोस थीटा, और पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, पी एन इज इक्वल टू बी कोस थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अगर हमें क्यू एन की वैल्यू निकालनी हो तो क्यू एन को ऊपर लिखेंगे और पी क्यू को नीचे लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू हमें पता है, क्यू एन की हमें वैल्यू निकालनी है, तो जो वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी क्यू एन को ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय पी क्यू की वैल्यू हमें पता है। तो क्यू एन अब क्या होगा, एंगल के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ठीक है भाई, यहां से क्यू एन बाय पी क्यू की वैल्यू बी इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर लिख लेंगे, तो क्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इस बी को इधर ले जाएंगे तो क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद ओपी, यहाँ पर ब्रैकेट, ओपी, ओ से पी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे प्लस, उसके बाद पी एन, पी एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एन, यहाँ पर क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है, बी साइन थीटा, तो क्यू एन की जगह क्या पुट करेंगे, बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा ओ क्यू किसके बराबर है, ओ से क्यू आर के बराबर है, और आर का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से यहां पर क्या बचा भाई, कोस स्क्वायर थीटा, यहां से भी बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये वैल्यू बचेगी 2ab कोस थीटा।
टू ए बी कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या बचेगा, यहां पर लिखेंगे भाई यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ठीक है भाई, आर की अगर वैल्यू निकालें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर द रूट। ये आ जाएगी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। इस फॉर्मूले का याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार आपका यूज होगा। ठीक है भाई, उसके बाद बात आती है अगर इस रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है भाई, ए के साथ हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है किसकी, डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ए। जो वेक्टर ए है उसके रिस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आर और ए के बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं अल्फा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। और टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब टेंजेंट अल्फा अगर हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, क्यू एन, और बेस क्या होगा ओ एन। तो यहाँ पर टेंजेंट अल्फा क्या होगा, क्यू एन डिवाइड बाय ओ एन, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्यू एन की वैल्यू क्या है, क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली थी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ओ एन। ये ओ एन की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस पी एन, तो ए प्लस पी एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, बी कोस थीटा। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, अंदर लिखेंगे बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ये आ जाएगी आपकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स। ये टेंजेंट इधर जाकर इनवर्स में लिखा जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट, अगर भाई इस बी की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो याद रहे ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया था, ये रिजल्टेंट किसका आया था भाई, ए प्लस बी वेक्टर का आया था। यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है किसके लिए है, ए प्लस बी वेक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर इस बी की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए, इसकी डायरेक्शन फिलहाल ऐसे थी भाई, और अगर इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए, तो जब डायरेक्शन को उल्टा करते हैं कोई भी वेक्टर होता है, जैसे मान लो बी वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन को उल्टा लिख दिया जाए तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाता है, बी नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में जो रिजल्टेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे भाई, जो रिजल्टेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है भाई, अगर इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब जब इसको हम उल्टा करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी भाई, बी। अब ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो ए माइनस बी का, जब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, क्या रिजल्टेंट था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा अंडर द रूट। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अब कोस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है भाई, माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। जब बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि cos फाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है भाई, किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिए। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं इसके, वो भी करेंगे। स्पेशल केसेस, तो सबसे पहले फर्स्ट केस, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। पहला केस क्या होगा भाई, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए भी और बी भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री अंडर द रूट, और आर इज इक्वल टू बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है भाई, ये हमने निकाला था। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही अगर दो, सेकंड केस क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, सेकंड केस अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है भाई, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस 180 होता है -1, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab अंडर द रूट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये भी हमने आपको बताया था, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, उनके डिफरेंस के बराबर होता है। थर्ड केस क्या होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है भाई, थर्ड केस होगा व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है अभी, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्या आंसर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अंडर द रूट। तो तीसरा रिजल्ट आ जाएगा, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है भाई, तो ये था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हो जाएगा भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं, जब दो वेक्टर कुछ इस टाइप से एक्ट करते हो, भाई वो पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन अपोजिट ऑर्डर। भाई दो वेक्टर हैं, ये पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जैसे मान लो इस वेक्टर को यहां पर ड्रा किया जाए इस टाइप से, और इस वेक्टर को यहां पर ऐसे ड्रा किया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है भाई, ये वेक्टर इस साइड से, ये वेक्टर इस टाइप से, जितना वेक्टर ये होगा उतना ही वेक्टर ये होगा। वेक्टर ए जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू ये होगी, वेक्टर बी। ठीक है भाई, अगर कोई दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मान लो ये ए है ये बी है, ये दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है भाई, स्टेटमेंट क्या है, जब कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका जो डायगोनल होगा उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई इसमें भी अगर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इस पॉइंट को मान लेंगे O, इस पॉइंट को मान लेंगे P, इस पॉइंट को मान लेंगे Q। तो वही फिर से अगर इस वैल्यू को, इस वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये एंगल हो जाए थीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसको मान लेंगे n। ठीक है भाई, फिर से अगर देखा जाए तो वो जो ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा वही सारा का सारा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे क्या है वही ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर भी वैल्यू ए थी, यहाँ पर भी वैल्यू बी है, वही सारे के सारे पॉइंट है ओ पी क्यू है। तो यहाँ पर अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो सारी की सारी चीजें करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही आंसर आएगा जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपको ट्रायंगल लॉ का ही करना है। यहाँ पर भी तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एज इट इज करना है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है भी, तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस इसमें स्टेटमेंट का डिफरेंस है ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में, बाकी सारा एज इट इज है वो आप कर दें। नेक्स्ट होगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भाई, जब बहुत सारे वेक्टर मिलकर एक पॉलीगन बनाते हो, ओपन पॉलीगन बनाते हो, तो उसकी जो क्लोज साइड होगी वो आपकी रिजल्टेंट के बराबर होगी। देख समझते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे वेक्टर्स हैं इन सेम ऑर्डर, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है इस टाइप से, एक वेक्टर है सी इस टाइप से, ठीक है भाई, एक वेक्टर है डी, ठीक है भाई, बहुत सारे हो सकते हैं इस टाइप से, एक वेक्टर है ई। तो बहुत सारे वेक्टर जब सेम ऑर्डर में एक ओपन पॉलीगन बनाते हैं, जैसे भाई मान लीजिए एक ओपन पॉलीगन है, सेम ऑर्डर में सारे के सारे वेक्टर, तो जिसकी जो क्लोजिंग साइड होगी इन अपोजिट ऑर्डर वो आपकी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो क्लोजिंग साइड है जो क्लोज करती है पॉलीगन को इन अपोजिट ऑर्डर, वो रिजल्टेंट के बराबर होगी, आर वेक्टर के बराबर होगी, और जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ठीक है भाई, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जब बहुत सारे वेक्टर किसी ओपन पॉलीगन को रिप्रेजेंट करते हो इन सेम ऑर्डर, जब बहुत सारे वेक्टर ओपन पॉलीगन को रिप्रेजेंट करते हो इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब हेड से टेल मिली हो, तो उसकी जो क्लोजिंग साइड होगी इन अपोजिट ऑर्डर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी।
इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है भाई, तो ये था पॉलीगन लॉ। अब इसमें पॉलीगन में तीन साइड भी हो सकती हैं, चार साइड भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, आठ भी हो सकती है, जितनी मर्जी आप चाहें इतनी साइड बना सकते हैं। तो ये था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चंस इन लॉज के बेस पर हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। ठीक है भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर सच दैट आर इज परपेंडिकुलर टू ए, then find value of a plus b by 2। आपको क्या गिवन है भाई, एक रिजल्टेंट है जिसका a प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट के बराबर r के बराबर है, और r इज परपेंडिकुलर किसके हैं, a के, और आपको वैल्यू निकालनी है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाय 2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखते हैं भाई, मान लो एक वेक्टर है a इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या गिवन है भाई, जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक रिजल्टेंट ड्रा कर लेंगे इस टाइप से, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो ए के क्या है, परपेंडिकुलर है इस टाइप से। और जो बी वेक्टर है वो क्या होगा भाई, बी वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वेक्टर ए प्लस बी बाय 2। अब हमें क्या करना है भाई, बी बाय 2 यानी बी का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, तो ये वेक्टर किसके बराबर होगा, बी बाय 2 के बराबर होगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी बाय 2, तो ये वेक्टर हो जाएगा b बाय 2 यहां तक, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा भाई, रिजल्टेंट a प्लस बी बाय 2 के बराबर होगा, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है भाई, जब दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पहले का हेड दूसरे की टेल, और स्टार्टिंग पॉइंट टेल से टेल और हेड से हेड मिलाते हैं तो रिजल्टेंट के बराबर होता है, तो ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी बाय 2, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। ठीक है भाई, तो अब देखा जाए भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसके राइट एंगल से हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, तो ये परपेंडिकुलर और ये जो दो साइड होती हैं ये तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2, तो ये किसके बराबर होगा भाई, इस साइड के बराबर होगा, ये भी बी बाय 2 है, ये भी बी बाय 2 है, तो ये साइड भी किसके बराबर होगी, बी बाय 2 के, तो ये आ जाएगा बी बाय 2 के। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखेंगे, वेक्टर a प्लस बी बाय 2 का रिजल्टेंट जो है किसके बराबर आएगा, b बाय 2 के ही बराबर आएगा। ठीक है भाई, तो वेक्टर एडिशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। जब ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, ये भी एक परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ये तीनों जो साइड होती हैं ये क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसलिए ये जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, b बाय 2 के बराबर होगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन है if vector a is equal to 4 and vector b is equal to 6 and angle between them is 60 degree, then find a plus b का मैग्नीट्यूड एंड a माइनस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई,
हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अगर a प्लस बी है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब a की वैल्यू गिवन है कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कोस की वैल्यू भी गिवन है कितना होता है कोस 60। तो इसको सोल्व करेंगे तो 16 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इस कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 16 प्लस 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 24। तो ये 60 प्लस 16 तो ये आ जाएगा अंडर रूट 76। ऐसी a माइनस बी का भी हमें रिजल्टेंट पता है r इज इक्वल टू अगर a माइनस बी है तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है कोस 60। तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 36 माइनस 24। ठीक है भाई, तो यहां से 16 माइनस 8 अंडर द रूट, ठीक है भाई 12 और 16 28, ये आ जाएगा 28। ठीक है भाई, तो इस टाइप से हम वैल्यू निकाल सकते हैं रिजल्टेंट की। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इफ रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है भाई, तो a प्लस बी का रिजल्टेंट और a माइनस बी का रिजल्टेंट इक्वल हो तो हमें a और b के बीच में एंगल निकालना। तो देखते हैं, हमें पता है भाई r इज इक्वल टू अगर a प्लस बी है तो उस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अभी पढ़ा अंडर द रूट। और जब रिजल्टेंट r इज इक्वल टू a माइनस बी के बराबर हो तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। और ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल गिवन है, तो दोनों वैल्यू को इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। दोनों तरफ अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा, इसे a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये भी कैंसिल, सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अभी इस a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस a स्क्वायर कैंसिल, इस b स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2ab cos थीटा और 2ab cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब ये पार्ट 0 हो नहीं सकता, इसलिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी cos थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन गिवन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ a minus b and a plus b is equal to 3a square plus b square under the root 3a square plus b square, then find angle between a and b, ठीक है भी। तो हमें क्या गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है a माइनस बी का और a प्लस बी का, रिजल्टेंट गिवन है 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल की निकालनी है बिटवीन a एंड b। तो जैसा कि हमें पता है जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। लेकिन अब यहाँ पर a की जगह क्या वैल्यू गिवन है, a माइनस बी गिवन है, और b की जगह क्या गिवन है, a प्लस बी गिवन है, ठीक है भाई। और r रिजल्टेंट किसके बराबर है, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है भाई। अगर r की वैल्यू यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर रूट। अब a की जगह में क्या वैल्यू पुट करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस b की जगह में क्या पुट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू ए की जगह फिर से a माइनस बी पुट करेंगे, और b की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस बी इंटू कोस थीटा, ठीक है भाई। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर माइनस आएगा, भी माइनस साइन है, प्लस 2ab, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो ही गया पहले से। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसिल, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बचेगा, प्लस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है भाई। इधर वैल्यू क्या है, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस 2a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या बचेगा भाई, खाली a स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही इस b स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये भी माइनस b स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ठीक है भाई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, इस 2 को लेकर आएंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, याद रखेंगे, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक्स थे, आज के हमारे टॉपिक्स लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद।